अस्सलाम वालेकुम। बियोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन। आज का हमारा टॉपिक है जर्मिनेशन ऑफ सीड। कल हमने देखा कि सीड का स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होता है, ठीक है। आज हमने देखना है कि सीड जर्मिनेट कैसे करेगा, एक पौधा कैसे निकालेगा। सीड की जर्मिनेशन के लिए उसे सूटेबल लोकेशन देना बहुत जरूरी है। ना सिर्फ उसे लोकेशन बल्कि उसके लिए फेवरेबल टाइम होना चाहिए जर्मिनेशन का। उसका सीजन होना चाहिए सबसे पहले तो। एक उसके लिए सही लोकेशन हो, एक उसके लिए टाइम फेवरेबल हो, और ग्रोथ के लिए, उसकी ग्रोथ और जर्मिनेशन के लिए टाइम और जगह का ठीक होना बहुत जरूरी है। सीड जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सीड का एम्ब्रियो, लास्ट टॉपिक में आपने देखा कि कैसे सीड में से एक जाइगोट उसका एम्ब्रियो बना देता है। जो सीड का जो एम्ब्रियो है वो क्या बना देता है, सीडलिंग बना देता है। सीडलिंग क्या कहते हैं, छोटे से पौधे को, इस इतनी सी ग्रोथ को सीडलिंग कहते हैं। तो सीड का एम्ब्रियो जो है वो सीडलिंग बना देता है। जर्मिनेशन के दौरान वो जो एम्ब्रियो है वो सोक कर लेता है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जब पानी बहुत ज्यादा उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है तो वो स्वेल हो जाता है, और स्वेलिंग होने की वजह से सीड का जो ऊपर वाला हिस्सा है, उसका जो कोट है, छिलका है, वो क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एम्ब्रियो है बहुत सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। पानी एब्जॉर्ब करने से वो क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, और स्वेलिंग होने से उसका जो कोट है, सीड कोट, वो स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा। रूट इसका सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या है, उसकी रूट्स बनेंगी। सबसे पहले उसकी रूट्स बनेंगी जो कहाँ से निकलेंगी, रेडिकल से। कल आपको बताया था कि कैसे प्लांट के रेडिकल से उसके रूट्स निकलते हैं, प्लेमा से उसकी न्यू शूट निकलती हैं, और उसके अलावा उसने अपने अंदर जो न्यूट्रेंट को स्टोर किया था वो सारा, तो उसके रेडिकल से बच्चे उसकी रूट्स निकलेंगी। सबसे पहले उसकी रूट्स ही निकलती हैं जो सीड के अंदर पाया जाता है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती हैं और पानी को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल में से। वो मिट्टी जिसके अंदर अब वो ग्रो हुई है, रूट निकल आई है, रूट ने निकलते ही उसमें से पानी और न्यूट्रिएंट्स लेने हैं उस मिट्टी में से, ठीक है। अगले फेज में जो प्लूमा है वो क्या, उसकी छोटी सी शूट को डेवलप करेगा। रूट नीचे की तरफ आ गई है, अब उसे वही सीड जो है उसकी छोटी सी शूट को डेवलप करेगा, जो अनलोंगेटेड हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, और सीड में से ही बाहर आएगी। वही सीड उसमें से बाहर आना शुरू हो जाएगी। उसके नीचे वाली साइड से रूट निकल रही है, और ऊपर वाली साइड से उसके क्या निकलेगी, शूट निकलेगी। इसकी जो बेसिस है, अनलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटिलियन और एपिकोटिलियन। इसके दो टाइप्स की जर्मिनेशन होती है, ठीक है, हाइपो और एपी की बेस में। एपिजल जर्मिनेशन जो है, इसमें हाइपोकोटिलियन जो है वो अनलोंगेटेड हो जाता है और एक हुक बना देता है। हुक क्या होता है, हुक आपको पता है, जैसे फिश पकड़ने के लिए कोई चीज सीधी और थोड़ा सा आगे से बेंड होगी तो हुक की तरह स्ट्रक्चर बना देता है। ये देखिए जैसे इसका नजर आ रहा है डायग्राम में, हुक बना देता है और पुल करता है कोटिलीडॉन को अबव द ग्राउंड। उसका जो कोटिलीडॉन है उसे जमीन से ऊपर को खींचता है, पुल करता है, ठीक है। बीन, कॉटन, पपाया, ये इसकी एग्जांपल है। अब हाइपोजल जर्मिनेशन में एपिकोटिलन जो है वो अनलोंगेटेड होता है और वो क्या बना देता है, हुक बना देता है। इस जर्मिनेशन में कोटिलेडोन जो है वो जमीन के नीचे ही ठहरा रहता है। ये देखिए, ये सीड है, ये ऊपर की तरफ निकल गया फूलकर। इसमें जो कोटिलेडोन है वो सीड उसी जमीन के नीचे ही ठहरा रहेगा, ठीक है। लेकिन उसमें से उसकी शूट सेपरेट निकलेगी, उसके एक पोर्शन में से निकलेगी। यहाँ सीड ऊपर की तरफ चला गया, वो सीड नीचे ही रहेगा, उसमें से सिर्फ एक शूट निकलेगी। उसके इसी एग्जांपल है मेज और कोकोनट। कोकोनट और मेज इसकी एग्जांपल है। जी, अभी हमने सीड की जर्मिनेशन डिस्कस की है। अब अगला है कि कौन सी कंडीशन चाहिए सीड को अपनी जर्मिनेशन के लिए। इसे कट कर
सीड को अपनी जर्मिनेशन के लिए जो कंडीशन चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले हमने सीड की जर्मिनेशन का प्रोसेस देखा है। सीड की जर्मिनेशन के लिए डिपेंड करता है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कंडीशंस उस पे डिपेंड करता है। इंटरनल कंडीशन में एक लाइव एम्ब्रियो, उसके पास सुफिशिएंट क्या होना चाहिए, फूड होना चाहिए, इतनी फूड स्टोर हो एम्ब्रियो के पास कि वो सरवाइव कर सके। और जो इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल है वो क्या, उसका वाटर हो सकता है, उसका ऑक्सीजन हो सकता है और उसका फेवरेबल टेम्परेचर। इंटरनल कौन सी है, एम्ब्रियो और उसका जिंदा होना और उसके पास इतनी फूड होना कि वो सरवाइव कर सके। जबकि एक्सटर्नल क्या है, पानी, ऑक्सीजन और टेम्परेचर। टेम्परेचर फेवरेबल होना चाहिए। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो हाई टेम्परेचर में ग्रो करते हैं और बहुत से लो में। ठीक है। पानी, सीड जो है मोस्ट प्लांट का जो है वो लो वाटर कंटेंट होता है, थोड़े पानी में ग्रो कर सकता है। जर्मिनेशन कैन नॉट अकर, जर्मिनेशन तब तक नहीं होगी जब तक उसका सीड कोट नहीं ऊपर से उतरेगा। और सीड कोट आपको पता है तभी उतरेगा जब वो अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब करेगा, खुद को स्वेल करेगा, फिर सीड कोट को रिमूव करेगा। या उसका टिश्यू जो है वो एम्बेडेड अपने अंदर पानी को ना ले ले बहुत सारा। तो ये जो एब्जॉर्ब वाटर है ये क्यों यूज होता है, इन द डाइजेशन ऑफ स्टोर फूड, वो जो फूड उसने स्टोर की है उसको डाइजेस्ट करने के लिए पानी इस्तेमाल होता है। ये हेल्प करता है किसके लिए, अनलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटी हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। ठीक है, इन दोनों को अभी हमने पीछे डिस्कस किया, इन दोनों की ग्रोथ के लिए ये इस्तेमाल होता है, इसलिए पानी होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। टेम्परेचर, ऑक्सीजन की बात करते हैं। सेल के एम्ब्रियो को सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। टेम्परेचर की बात कर ले तो सीड जो है डिफर ग्रेटली, हर सीड की अलग रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर की अपनी जर्मिनेशन के लिए। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जो होना चाहिए, आइडियल टेम्परेचर जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए, वो ज्यादातर प्लांट का 25 सेल्सियस टू 30 सेल्सियस है। इस रेंज के अंदर ज्यादातर प्लांट जो है उसके सीड जो है वो जर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है, अगर इससे ज्यादा हो जाए तो कुछ जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पाते और उसकी सीडलिंग अगर हो भी जाए तो सीडलिंग डेड हो जाती है। आज का हमारा ये टॉपिक है, कल हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल।